नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया का खास कार्यक्रम सफर कामयाबी का। और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार कमर वाहिद नकवी जी। सर, हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। सर, आपका एक 40 साल का लंबा अनुभव है, 4 दशक से अधिक आपकी पत्रकारिता का अनुभव है। आप आज तक जैसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में न्यूज़ डायरेक्टर रहे हैं, टाइम्स ग्रुप के साथ आपने काम किया है, कई बड़े संस्थानों के साथ आपने काम किया है। तो हमारे दर्शकों के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बताइए। आपकी पैदाइश, आपके संस्कार और पत्रकार बनने की जो ख्वाहिश जो मन में जागी, वो कब जागी? पैदा तो बनारस में हुआ था जी। और पढ़ाई लिखाई सारी वहीं हुई। शुरुआती क्या, बीए तक की पढ़ाई तो बनारस में ही हुई। और पत्रकार बनने का जो जुनून था वो तो बचपन में ही लग गया था एक्चुअली। हमारे एक चचेरे नाना थे, वो पत्रकार थे और वो किसी ज़माने में उर्दू का एक अखबार निकालते थे और बाद में हम लोगों के साथ आके रहने लग गए वो। तो थोड़ा बहुत उनके संपर्क में। और दूसरे जो हमारे सगे नाना थे वो बहुत बड़े शायर थे, जायस जो रायबरेली में है, जायस मलिक मोहम्मद जायसी जो पद्मावत के रचनाकार हैं, उनका जो कर्मस्थल रहा जायस, तो वो उनका जो स्मारक है जायसी जी का, वो हमारे घर के ठीक बगल में हमारा जो ननिहाल है। तो हमारे जो सगे नाना थे वो बहुत बड़े शायर थे और उनके पिताजी उनसे भी बड़े शायर थे, कुत्सी जायसी नाम था उनका। तो वो एक तरह से ननिहाल की ओर से मेरे एक प्रकार से कहें कि जीन्स में आया। एक दूसरी बात यह है कि अखबार पढ़ने का शौक जो है वो बचपन से ही लग गया था। 10-11 साल की उम्र से हमारे घर में बनारस से जो एक उर्दू का दैनिक निकलता था, आज़ाद, वो आता था। तो उसको पढ़ते थे, इसलिए भी पढ़ते थे कि तो थोड़ी जानकारी मिलेगी, दूसरे ये कि थोड़ी जो उर्दू है अपनी वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो हम लोगों की शुरुआती पढ़ाई घर में हुई वो सारी उर्दू में हुई। उसका फिर ठीक है, आप जब स्कूल में जाते हैं तो हिंदी इंग्लिश सभी सीखते हैं। तो धीरे धीरे जो अखबार जब पढ़ने लगे और फिर बहुत सी कुछ पत्रिकाएं हमारे घर में आती थी, उसमें कुछ उर्दू की पत्रिकाएं होती थी। बाद में थोड़ा सा जो है 11-12 साल की उम्र में हो गए तो कुछ हम लोगों ने फरमाइश की कि हमको कुछ पत्रिकाएं मंगाई जाएं। तो जैसे चंदा मामा, पराग, नंदन, उस समय की जो बाल पत्रिकाएं थी वो घर में आने लगी और उनको पढ़ने लगे। और उनको पढ़ते पढ़ते लगा कि भाई ये कुछ हमको भी लिखना चाहिए, लोग लिखते हैं। तो बनारस शहर से जितने हिंदी के अखबार निकलते थे उन सभी में बच्चों का एक पेज होता था। तो चाहे वो दैनिक आज हो, चाहे सांध्य दैनिक गांडीव हो या सांध्य दैनिक सन्मार्ग हो, ये 3 अखबार निकलते थे। तीनों में रविवार को बच्चों के का एक पेज होता था जिसमें कुछ तो बच्चों के लिए लोग लिखते थे और कुछ बच्चे भी लिखते थे, यानी बच्चों की रचनाएं होती थी। तो उसमें भेजना शुरू कर दिया और भेजा तो कुछ कविता भेजी तो छप गई और बड़ा अच्छा लगा कि छप गई। और फिर वो जब छपी तो वो अखबार जो है मोहल्ले भर में आता था, तो लोगों ने देखा, अरे भाई तुम्हारा छपा। ऐसे करके लगा कि हाँ, छपने से लोगों को थोड़ा आपकी वो बनती है लोगों के बीच में कि अच्छा भाई आप अखबार में छपते हो। तो ऐसे करके लिखना शुरू किया। तो 13-14 साल की उम्र से अखबारों में छपने लगे। कुछ समय तक बच्चों के पेज पे छपे, फिर लगा कि और कुछ आगे बढ़ना चाहिए। तो संपादक के नाम पत्र लिखे और वो छपने लगे। और ये सब सीखा ऐसे, जो अखबारों में छप रहा है उसको पढ़ के ही सीखा कि संपादक के नाम पत्र में लोग क्या लिखते हैं, तो हम कैसे लिखें, तो किस तरह की समस्याएं उठाएं, वो लिखने लगे और छपने भी लग गया। तो उसके बाद जो है वो एक छपने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर लगा कि भाई अब थोड़ा जब उम्र हुई, बड़े हो गए थोड़े से, तो उसी समय 1971 में बांग्लादेश का जो है आंदोलन शुरू हुआ। तो बांग्लादेश आंदोलन को लेकर के हमने कुछ कविताएं लिखी हैं और वो आज अखबार ने जो उनका रविवारी परिशिष्ट होता है उस पर बच्चों के पेज पे ना छाप करके बड़ों के पेज पे छापी। तो लगा कि हाँ जी, अब सीरियस हो गए हैं, लिखने लग सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे करके इलाहाबाद से एक अखबार निकलता था, लीडर प्रेस का भारत, उसमें भी कविताएं भेजी। उन्होंने भी बड़े लोगों के बीच में छापी, बच्चों के पेज से आप
प्रमोट हो गए और बड़े लोगों के बीच में छपने लगे। बनारस से एक अखबार निकलता था सन्मार्ग, तो उससे मैंने देखा कि भाई ये सन्मार्ग अखबार में बाकी सब सामग्री तो छपती है, खेल की सामग्री नहीं छपती। तो मुझे लगा कि ये खेल पे इनको लेख लिख के भेजें, हो सकता है ये छापें। तो खेल पे एक लेख लिखा मैंने, उस समय जो कुछ चल रहा होगा क्रिकेट पे या हॉकी पे जो कुछ, और वो जा करके सन्मार्ग के ऑफिस तक तो गया मैं, लेकिन ऑफिस में किसी से मिला नहीं, उनका जो ड्रॉप बॉक्स होता है उसमें डाल के चला आया। तो बुधवार को डाल दिया मैंने, और वो शनिवार की शाम को संडे एडिशन आया, क्योंकि सांदे दैनिक है। तो वो जब अखबार आया संडे का, तो उसमें मेरा लेख बहुत प्रमुखता से छपा, मुझे लगा बहुत अच्छा है। तो मैं फिर वो हर हफ्ते उनको मंगल बुध तक एक खेल पे लेख दे देता था, उनके ड्रॉप बॉक्स में डाल देता था और वो छप जाता था। तो और मैं उनके दफ्तर कभी नहीं गया। दफ्तर इसलिए नहीं गया कि देखने में बहुत छोटा था, पतला दुबला, तो मुझे लगा कि ये अगर मैं दफ्तर चला जाऊंगा और संपादकों से मिलूंगा तो समझेंगे कि ये अपने से लिख नहीं सकता है, इसने कहीं से कॉपी करके लिखा होगा, वो तो मेरे को छापना बंद कर देंगे। तो मैं ड्रॉप बॉक्स में डाल के चला आता था। तो ऐसे करके शुरू हुआ। फिर मेरी उम्र करीब 18 के आसपास जब हुई, तब तक हमारे इलाके से एक जो है एक वकील साहब थे वहाँ पे, तो उन्होंने एक साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया, और उसके लिए उन्होंने एक विज्ञापन दिया कि कुछ जो है अवैतनिक संवाददाताओं की जरूरत है। जाहिर सी बात है, साप्ताहिक अखबार तब पैसे नहीं दे सकते थे। तो मैंने जाके उनसे संपर्क किया, मिला मैं, तो कहा हाँ ठीक है करो रिपोर्टिंग, चलो ठीक है। तो उनके साथ कुछ घूमते फिरते कुछ रिपोर्टिंग शुरू की, और वो 4-6 महीने उस अखबार में वैसे रिपोर्टिंग शुरू की। फिर एक ऐसी घटना हुई कुछ जिसमें कि वो जो अखबार के संपादक महोदय थे, वकील साहब तो मालिक थे, संपादक का नाम उन्हीं का छपता था, लेकिन जो काम करने वाले संपादक थे, फिर अचानक से उन्होंने एक रात छोड़ दिया, कोई विवाद हो गया उन्हें। तो फिर उन्होंने कहा कैसे अखबार निकलेगा, तो मैंने कहा कि नहीं मैं निकाल दूंगा आपका अखबार, चिंता ना करें। फिर मैंने अखबार निकालना शुरू किया, 2.5-3 साल तक वो अखबार निकाला। तो मुख्य तौर पे एक संपादक के तौर पे अखबार निकाला। तो ये कहानी थी, और ये था कि हाँ पत्रकार बनना है, लेकिन सवाल ये है कि और पत्रकार क्यों बनना है? पत्रकार इसलिए बनना है कि एक तो जो अफसरी मेरे से नहीं हो सकती थी, और उसके कई कारण थे, और मेरे बहुत से मित्र भी अफसर थे। तो एक तो मैं देखता था कि नहीं, इनके ऊपर इतना राजनीतिक दबाव रहता है, और ये जो चाहते हैं करना वो नहीं कर पाते। और मेरे 1-2 मित्रों को शुरुआती जो उनकी एकदम शुरुआती नौकरी थी, उनमें दंड भी मिला इसलिए कि वो सही काम कर रहे थे। तो हमें लगा कि ये तो मेरे स्वभाव में है नहीं, और मैं समझौते नहीं कर पाऊंगा, तो मैं सरकारी अफसरी नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं या तो लेक्चररशिप कर सकता हूँ, या जर्नलिज्म कर सकता हूँ, या मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी तो कहीं हिंदी अधिकारी या हिंदी अनुवादक काम कर सकता हूँ। ये 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने वहाँ पे 1-2 अखबारों में आवेदन किया कि भाई मिल जाए मेरे को नौकरी, तो किसी ने नौकरी दी नहीं। तो अचानक से ऐसा हुआ एक दिन कि मैं जा रहा था, और मैं उन दिनों बचपन उस समय काफ़ी लोगों के ट्यूशन पढ़ाया करता था। तो एक मेरा ड्रॉप आउट स्टूडेंट था, तो उसने जो है वो विजय नाम है उसका, तो उसने जो है वो एक होजरी की दुकान खोल रखी थी हमारे इलाके में ही। तो मैं जा रहा था, अचानक से उसने आवाज़ दिया मुझे, कमर भाई सुनिए। तो हम क्या है भाई, क्या हुआ विजय, क्या बता? क्या नहीं, कुछ एक वो पत्रकार टाइप की कुछ एक नौकरी निकली है, तो हम वो अखबार रखें आपके लिए। तो हमने कहा कौन से अखबार में निकली? तो क्या आज अखबार में? तो आज अखबार तो मैं रोज़ पढ़ता हूँ, ये मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? तो मैंने कहा अच्छा ठीक है निकालो। तो उसने अपना जो है अपने होजरी के जो पुराने खाली डिब्बे थे उनमें से निकाला एक मुड़ा तुड़ा पुराना अखबार, 3 दिन 4 दिन पुराना था, और उसने दे दिया। देखा कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया का ट्रेनी जर्नलिस्ट का विज्ञापन था, और वो मेरी निगाह इसलिए नहीं पड़ी कि वो टेंडर के पेज पे छपा था। तो टेंडर के पेज पे मैंने देखा ही नहीं कि इसमें कोई विज्ञापन भी होगा। तो बहरहाल ये एक संयोग था कि जो एक ड्रॉप आउट था जो होजरी की दुकान लगाता था, उसकी निगाह उस विज्ञापन पड़ गई, मेरी नहीं पड़ी। तो फिर उसमें था कि भाई आप 1000 शब्दों का एक लेख भेज दीजिए, और अपना बायोडाटा भेज दीजिए, और उसका देखा जाएगा। तो मैंने कहा यार ये बहुत बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ बनारस के अखबार में तो मेरे को नौकरी मिली नहीं।
ये कहाँ मिलेगी, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेकिन फिर भी चलो, उस समय जो डाक का लिफाफा था 30 पैसे का होता था, हमने चलो 30 पैसे का लिफाफा लगेगा और एक लेख में लिख के भेज देता हूँ। मैंने लिख के भेज दिया और कुछ दिन के बाद मेरे को वहाँ से आ गया कॉल लेटर कि आइए दिल्ली इम्तिहान दीजिए। तो दिल्ली में कभी गया ही नहीं था, तो पहली बार हम दिल्ली आए, दिल्ली आके इम्तिहान दिया। देखा यहाँ पे काफ़ी विद्वान लोग इम्तिहान में थे, बहुत करीब 100-150 लोग थे। और वो इम्तिहान दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई 3 सेंटर पे हो रहा था। तो बहरहाल दिल्ली में मैंने दिया इम्तिहान। मुझे लगा कि मैं शायद इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में, जो काफ़ी दिन से कोई सारिका में कहानी लिख रहा है, कोई दिनमान में लिखता है, हम कहाँ आएंगे इसमें। लेकिन फिर भी इम्तिहान हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब आप परसों आकर के अपना रिजल्ट पता कर लीजिएगा, आपका इंटरव्यू, अगर पास होंगे तो इंटरव्यू होगा। तो मैं गया, फिर देखा कि जब पास हो गया, इंटरव्यू हो गया, उसका लौट आए, ठीक है। काफ़ी दिन तक कॉल लेटर नहीं आया। 4-5 महीने बाद एक दिन चिट्ठी आई टाइम्स ऑफ इंडिया से कि भाई एक पत्रकारों के लिए कोई वेतन आयोग की सिफारिश के कारण जो है हमने ये स्कीम स्थगित कर दी थी। बहरहाल अब हम इसको चालू करें, आप बॉम्बे आके इंटरव्यू दीजिए। तो बॉम्बे फाइनल इंटरव्यू के लिए गए, 26-27 लोग थे वहाँ पे। तो उसमें इंटरव्यू हो गया। बाद में वहाँ से ज्वाइनिंग का आ गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया के इतिहास का सबसे छोटा बैच था ट्रेनीज का। यानी 5 लोग केवल चुने गए थे, 4 अंग्रेजी में चुने गए थे और अकेला मैं हिंदी में चुना गया था। और उस तरह से मेरी जो है पत्रकारिता शुरू हुई। और उसका पूरा श्रेय जो है उस होजरी वाले लड़के को जाता है जिसने मेरे को बताया कि ये विज्ञापन छपा है। तो सर देखा जाए तो 18-19 साल की उम्र में ही आपने एक संपादक की भूमिका निभा ली उस अखबार में, जैसा कि आपने बताया। उसके बाद आप टाइम्स ग्रुप की आपने परीक्षा पास की और आपने अपनी ट्रेनिंग ली। तो उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको पहली ज्वाइनिंग कहाँ पे मिली, वहाँ पे क्या आपके लिए चैलेंजेस थे, और उसके बाद चौथी दुनिया की जो अखबार की जो आपने नींव रखी, उसकी भूमिका कैसे बनी? देखिए, ये जो पहली ज्वाइनिंग तो मुझे नवंबर 1980 में वही टाइम्स ऑफ इंडिया की ट्रेनिंग जर्नलिस्ट स्कीम मिली। 1 साल की वो ट्रेनिंग देते थे। उस ट्रेनिंग में आपको काफ़ी चीज़ें सिखाते थे। और वो ट्रेनिंग जर्नलिस्ट स्कीम उनकी बहुत अच्छी थी टाइम्स ऑफ इंडिया की। और काफ़ी मेहनत करते थे वो अपने जो ट्रेनीज थे, और उनको बाद में नौकरी भी देते थे। और कोई पैसा भी नहीं लेते थे उसके लिए कि आपसे कोई पैसा ले आए। आजकल जैसे सभी बड़े बड़े मीडिया इंस्टीट्यूट जो हैं वो जो मीडिया कंपनियां अपने इंस्टीट्यूट चला रही हैं, भारी भरकम फीस लेती हैं। लेकिन वो टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर ट्रेनिंग जर्नलिस्ट स्कीम नहीं होती तो बनारस जैसे शहर से निकल करके, और एक मैं ऐसे बहुत कोई संपन्न परिवार से आता नहीं था, मेरे अगर उस समय लंबी चौड़ी लोग फीस लेते तो मैं नहीं वहाँ पहुँच सकता था। तो वो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का ऋणी हूँ जीवन भर के लिए कि वो ऐसी स्कीम चला रहे थे। और मेरा कहना है कि टाइम्स ऑफ इंडिया को ये इस तरह की स्कीम चलाए रखना चाहिए, इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने भी 10 साल आखिर टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए अपने। तो ये था चौथी दुनिया की जो कहानी है। वो चौथी दुनिया की कहानी भी ऐसी कि हम रविवार में काम कर रहे थे। तो रविवार में जो है वो एक्चुअली क्या कहते हैं कि 1.5 साल हो गया था हमको। उदयन शर्मा के समय हम गए थे रविवार में, और उस संतोष भारती भी रविवार में ही विशेष संवाददाता थे दिल्ली में। तो एक दिन वो आए और उन्होंने कहा कि भाई हमको किसी ने जो है वो आश्वासन दिया है कि पैसा सब लगाएगा और हम दिल्ली से एक ब्रॉडशीट अखबार निकालना चाहते हैं, तो आप लोग आओगे? तो राम कृपाल को और मुझे जो है वो उन्होंने ऑफर किया। उस समय तक एक राम कृपाल नकवी की जोड़ी जो है वो पत्रकारिता में वो बन गई थी किसी प्रकार। मतलब राम कृपाल वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरे 2 बैच सीनियर थे, और हम वो भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पढ़े थे। मैं BHU के तो पढ़ा नहीं था, लेकिन बनारस का रहने वाला था, तो थोड़ी एक उस तरह की बॉन्डिंग थी। तो बहरहाल वो उस नवभारत टाइम्स में 2-3 साल जो हमने काम किया, तो नवभारत राम कृपाल सिंह से बड़ी अच्छी मेरी दोस्ती हो गई। और फिर ये हुआ कि जब नवभारत टाइम्स लखनऊ खुलने लगा, तो राजेंद्र माथुर उसके ठीक पहले नवभारत टाइम्स के संपादक बन के आए थे। तो हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि भाई हम लोग लखनऊ UP के रहने वाले हैं, आप हमें वहाँ भेज दीजिए, और नया अखबार है, हम लोग वहाँ कुछ करके सीखना चाहते हैं। तो उन्होंने जो है हमारा अनुरोध माना और हमको भेज दिया।
कहा कि देखिए जो वेतन आपको यहाँ मिल रहा है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, और यहाँ पे मतलब हम कम, आपका जो यहाँ का वेतन है वहाँ के हिसाब से यही बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सेम वेतन पे आपको ले जाएंगे। तो हम दोनों लोग लखनऊ चले गए, और लखनऊ चले गए, और वो 1.5 साल करीब लखनऊ नवभारत टाइम्स में हम लोगों ने बहुत प्रयोग किए। उसके बाद वो संतोष भारती तब रविवार के उत्तर प्रदेश संवाददाता होते थे। तो जब सुरेंद्र प्रताप सिंह जो है, जब उन्होंने रविवार छोड़ के वो नवभारत टाइम्स बम्बई के रेजिडेंट एडिटर बने, उदयन शर्मा को तब रविवार की जिम्मेदारी दी गई संपादक के तौर पे। और फिर ये हुआ कि रविवार के पन्ने थोड़े बढ़ाए जाएंगे और थोड़ा सा उसमें कंटेंट भी बढ़ाया जाएगा, तो कुछ और लोगों की ज़रूरत पड़ी। तो उदयन शर्मा ने कहा होगा संतोष जी को कि भाई कुछ चाहिए, लोगों को खोज के लाओ। तो संतोष जी ने ही राम कृपाल को और मेरे को इंट्रोड्यूस किया उदयन शर्मा को, और हम लोग साथ साथ रविवार में गए। तो जब ये चौथी दुनिया की बात शुरू हुई तो उन्होंने हमसे कहा, तो हम तैयार हो गए, क्योंकि उसका कारण ये था कि जो कलकत्ता है वो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम से बहुत दूर था, और हम लोग रविवार जैसे मैगजीन में थे तो, लेकिन बहुत कुछ जो है उस समय हमारा जो है वो उस समय उद्दीन जी जो थे उनसे कुछ जो है संपादकीय विषयों को लेकर के हम लोगों के मतभेद चल रहे थे कि मतलब वो जिस तरह की मैगजीन वो चाह रहे थे और जिस तरह की हम लोग करना चाह रहे थे, तो थोड़ा वो हम लोग संतुष्ट नहीं थे। तो जब इन्होंने कहा तो हमने कहा चलो हम निकालते हैं अखबार, तो हम अखबार के लिए आ गए। तो फिर हुआ कि नाम क्या रखा जाएगा इसका, तो संतोष जी ने कहा कि उसका नाम सागर माथा तय हुआ है। तो मैं कहा ये कोई नाम है, तो ये तो सही नहीं है। तो फिर उनका कि तब मैंने कहा कि रुकिए मैं बताता हूँ आपको नाम। तो उनको मैंने जो है वो करीब 150 नाम की लिस्ट भेजी कि इनमें से जो मिल जाए आप ले लीजिए। तो उसमें से एक चौथी दुनिया नाम भी था। तो उन्होंने कहा कि चौथी दुनिया मिल रहा है, तो मैंने कहा कि हाँ ये चौथी दुनिया आप ले लीजिए। तो चौथी दुनिया में फिर राम कृपाल सिंह और मैं दोनों साथ साथ आए। तो राम कृपाल जी के जिम्मे मोटे तौर पे न्यूज़ एडिटर, न्यूज़ का काम, वो असिस्टेंट एडिटर था, मैं न्यूज़ एडिटर था। मेरे जिम्मे बेसिकली जो है वो चौथी दुनिया के जो कलर पेज और चौथी दुनिया का जो लेआउट होगा, तो लेआउट मेरी शुरू से थोड़ी सी जो है वो एक स्ट्रांग एरिया रहा है मेरा। तो चौथी दुनिया का मास्टर्ड कैसा होगा, उसकी क्या डिज़ाइन होगी, लेआउट कैसा होगा, ये सारा चीज़ मैंने तय किया। और वो अपने आप में उस समय जितने भी हिंदी अखबार थे उनसे बिल्कुल अलग था, तो मेरे को भी बहुत सीखने को मिला। तो और चौथी दुनिया बहुत जल्दी इस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि वो दो तरह का अखबार था। एक तो जैसे उसके ठीक पहले दिनमान नाम की पत्रिका निकलती थी हिंदी की, जो विश्लेषण की पत्रिका थी, बहुत अच्छे विश्लेषण छपते थे। लेकिन धीरे धीरे करके दिनमान जो है चूँकि ज़्यादा बिकती नहीं थी, तो कंपनी ने, टाइम्स ने, कंपनी ने उसका स्वरूप बदलना शुरू किया। तो वो धीरे धीरे अपनी जो है वो धार खोती गई। और रविवार जो है एक समय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बहुत बड़ी पत्रिका थी, वो भी धीरे धीरे अपना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की धार खो रही थी। तो ये हुआ कि हम लोग थोड़ा दिनमान थोड़ा रविवार मिला करके एक अखबार निकालेंगे जिसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी होगा और जिसमें एनालिटिकल जो है लेख भी होंगे। तो इसलिए चौथी दुनिया ने जो एक तरह का शून्य उभर रहा था उसको भरा और बहुत जल्दी वो लोकप्रिय हो गई। ये रही चौथी दुनिया की कहानी जी। इसके बाद आपको एक बार फिर राजेंद्र माथुर जी ने लखनऊ भेजा एनवीटी में काम करने के लिए, फिर आप जयपुर गए, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो मैं चौथी दुनिया हम काम कर रहे थे, 2.5-3 साल हो गया था करीब करीब। और उधर नवभारत टाइम्स लखनऊ जो है और नवभारत टाइम्स के जयपुर का संस्करण भी दोनों, और पटना भी, मतलब पटना तो थोड़ा ठीक चल रहा था, लखनऊ काफ़ी जो है वो अच्छी हालत में नहीं था, सर्कुलेशन काफ़ी गिर गया था। और हमें नहीं मालूम कि वो सच है या नहीं, पर हमें बताया गया कि वो समीर जैन चाह रहे थे कि अब नवभारत टाइम्स लखनऊ को बंद कर दें क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो माथुर जी ने उनसे कहा कि नहीं, इसको एक मौका और आप हमें दें। ये अखबार, चूँकि अखबार वो माथुर जी का पहला अखबार था जब वो संपादक ज्वाइन किए थे, तो उस समय नवभारत टाइम्स लखनऊ, दिल्ली और मुंबई था, तो लखनऊ ही उनका पहला जो वेंचर था। तो चाहते नहीं थे कि वो मरे, तो उन्होंने हम राम कृपाल और मुझे दोनों को बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे है,
तो हम आप दोनों को लखनऊ भेजना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि वो रामकृपाल सिंह को भी न्यूज़ एडिटर बनाना चाह रहे थे, मुझको भी न्यूज़ एडिटर बनाना चाह रहे थे। तो मैंने कहा भाई एक ही अखबार में दो न्यूज़ एडिटर, तो आप जो है वो मेरे को जयपुर भेज दीजिए, जयपुर भी हालात उतनी अच्छी नहीं है, तो और रामकृपाल सिंह लखनऊ चले जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो हूँ रामकृपाल और नकवी को दो मानता ही नहीं हूँ, आप लोग मिलकर ही एक होते हो। तो मैं आधा रामकृपाली आधा नकवी नहीं ले जाऊंगा, मैं रामकृपाल नकवी को ही लखनऊ ले जाऊंगा, तो आप लोग दो मिलके एक कंप्लीट होते हो। तो बहरहाल तो हम लोग गए लखनऊ, और हम लोगों ने लखनऊ में तुरंत ही उसकी जो सर्कुलेशन थी उसको तुरंत ही इम्प्रूव किया, तुरंत ही अखबार की क्वालिटी सुधारी, अखबार सुधरा, काफ़ी अच्छा अखबार हो गया। उसका जब अखबार वो बंद हो गया तो फिर कंपनी ने मेरे को कहा कि भाई आप जयपुर चले जाइए, क्योंकि रामकृपाल सिंह तो उसके पहले ट्रांसफ़र होकर दिल्ली आ चुके थे। तो फिर मैं जयपुर नवभारत टाइम्स गया, 1.5 साल वहाँ रहा करीब करीब। उसके बाद जो है वो ये आज तक की यात्रा शुरू हुई कि यहाँ तक एक आपकी प्रिंट की यात्रा रही, उसके बाद आपकी टीवी की यात्रा शुरू हुई। डीडी मेट्रो, जो कि मेट्रो शहरों का चैनल था, जो खाली बड़े शहरों में का था, तो ये माना जाता था कि यहाँ के जो दर्शक हैं ये डिसर्निंग व्यूअर हैं, यानी बहुत बुद्धिमान व्यूअर है। तो यानी उन्होंने मुझे संकेत दे दिया कि भाई पर्दे पे आने का सपना मत देखिएगा, आप पर्दे के पीछे रह करके ही उसकी भाषा बनाइए। चैनल लॉन्च होने के ठीक पहले मैंने आज तक छोड़ भी दिया था, करीब 5 साल काम करने के बाद। तो जो आज तक की शुरुआती लोकप्रियता थी उसका सारा का सारा श्रेय जो है सुरेंद्र प्रताप सिंह को ही जाता है।